मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें जवाब दें और एक कमेटी गठित करें। शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता दिखनी चाहिए। हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं, जो चिंता की बात है। यूजीसी के नए नियमों पर जिस पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है, लोग इसे लेकर अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई इस वक्त भी जारी है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यूजीसी के नए नियमों पर केंद्र जवाब दे और एक कमेटी भी गठित करे। शैक्षणिक संस्थान की जब बात होती है तो शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता दिखनी चाहिए। चिंता इस बात की सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर की कि हम जातिगत भेदभाव से अब भी जूझ रहे हैं। तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी जो खास है, हम जातिगत भेदभाव से अब भी जूझ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है इस पूरे मामले में और एक कमेटी के गठन की भी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है कि आप केंद्र सरकार एक कमेटी का गठन करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि जो शैक्षणिक संस्थान है उन संस्थानों में हमारे बीच एकता की भावना जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब इस पर सुनवाई जारी है। कहा गया कि आप यहाँ पे प्रतिष्ठित तो देखिए, यूजीसी में इंक्लूड करें। नए अमेंडमेंट कानून को लेकर लोगों का विरोध साफ तौर पर सामने आता हुआ। सामान्य वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों, और इसका दंश हम लगातार झेल रहे हैं और ऐसे हालात में सरकार को हमारे बारे में भी, हमारे हितों की रक्षा का दायित्व भी है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और इन याचिकाओं पर सुनवाई इस वक्त भी जारी है। तो यूजीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त चल रही है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है वो बहुत खास, बेहद महत्वपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस जातिगत भेदभाव से हम जूझ रहे हैं ये चिंता का विषय है। केंद्र सरकार से इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है और एक कमेटी गठित करने की बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है कि केंद्र सरकार एक कमेटी का गठन करे। तो यूजीसी के नए नियम जिसमें जिस कानून को लेकर के सामान्य वर्ग के लोगों की चिंता बढ़ गई है कि भाई एससी, एसटी और ओबीसी के हितों की रक्षा, सुरक्षा ये सरकार का दायित्व है, बिल्कुल उचित बात है। लेकिन सामान्य वर्ग जाए तो जाए कहां, उनकी रक्षा कौन करेगा? उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। उनकी तरफ से अगर किसी बात पर आपत्ति है या उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो अपनी बातों को कहां रखेंगे? यूजीसी के नए नियम इसमें इन प्रावधानों की कमी है और ये प्रावधान इसमें जोड़े जाने चाहिए। इसे लेकर ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय है, वहां पर पहुंचे हैं याचिकाएं और याचिका पर सुनवाई इस वक्त चल भी रही है। लेकिन इस दौरान जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है वो टिप्पणी ये है कि केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कहा गया है कि भाई आप एक कमेटी का भी गठन कीजिए। जो कमेटी के क्या क्या दायित्व होने चाहिए और क्या कुछ कमेटी की तरफ से किया जाना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा हालांकि इंतजार करना होगा क्योंकि सुनवाई इस वक्त भी जारी है। लेकिन जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में की गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर हम जातिगत भेदभाव से अब भी जूझ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। शैक्षणिक संस्थान की जब बात होगी, क्योंकि यूजीसी के इस नियम के लागू होने का असर शैक्षणिक संस्थान पर ही है और भारत की एकता वहां पर इन शैक्षणिक संस्थानों में दिखनी चाहिए। जातिगत भेदभाव से तो पहले से ही समाज जूझ रहा है, वैसे में इसे कम करने की तरफ हमारा प्रयास होना चाहिए। नियमों के गलत इस्तेमाल की आशंका सीजीआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूजीसी को जो नोटिस इस वक्त जारी है, जिसमें यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जिस नियम को लेकर इस वक्त इतना हो हंगामा मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया जाना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक जवाब देने को कहा है। पहल की गई है सुप्रीम कोर्ट ने
यूजीसी के नए नियम पर फिलहाल रोक लगा दिया है और जिस तरह से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करके 19 मार्च तक जवाब देने को कहा गया है। इसके साथ ही इस मामले में एक समिति गठित करने का भी फैसला लिया गया है। समिति गठित करने के लिए भी निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि उस समिति को जल्द से जल्द गठित करें ताकि समाज में बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास किया जा सके। और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की मैं बात करना चाहूंगा कि आज सुनवाई के दौरान में सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई चल रही थी तो सीबीआई के द्वारा आज कहा गया कि हमें आजादी के 75 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। सीबीआई ने इस मामले में ये भी कहा है कि अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं, विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी भी जातिगत तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और इस दौरान यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। और हमारे साथ इस वक्त छात्र नेता अंशुमन जुड़ चुके हैं। अंशुमन, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इस नए नियम पर रोक लगा दी है, अब क्या आप इससे संतुष्ट? अभी जब तक कोई फैसला नहीं आता है मैं सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के आदेशों का मैं पालन करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम इसको निष्पक्ष तरीके से देखा जाए। जिस तरीके से लोगों में समाज में जिस तरीके से असमानता की भेदभाव पैदा कर रहा था, 77 सालों के बाद भी हम लोग एक तरह से मानिए पूरा भारत में पर एक तरह से हम लोग को बुद्धिजीवी प्रगतिशील समाज कहा जाता है और उसके मानसिक तरीके से प्रताड़ित करने का जो राजनीतिक सोच लोगों की है उस पर गंभीर होने के लिए न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है, जो स्वागत योग्य कदम है। तो जिस आशंका की बात आप लोग कर रहे थे, कोर्ट ने भी उस आशंका को जायज माना है। उनकी तरफ से भी जो टिप्पणी है वो इसी दिशा में है। हमारे साथ गुरु रहमान जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त की टिप्पणी को भी आप सुन रहे होंगे और जो बड़ा इस वक्त उनकी तरफ से फैसला दिया गया है कि यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी गई है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं माननीय न्यायालय का बहुत आदर करता हूं और माननीय न्यायालय ने जो रोक लगाया है उस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने की क्षमता किसी को नहीं है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहूंगा कि कल भी मैं कह रहा था और शुरू से मैं कह रहा था कि अगर कोई झूठे आरोप अगर साबित होता है तो उस आरोप के तहत उस व्यक्ति को भी दंडित करने की बात हो और इसमें कमेटी में एक निष्पक्ष व्यक्ति को रखने की बात अगर रहे तो मैं इस कानून का कल भी समर्थन कर रहा था, आज भी समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि निश्चित रूप से न्यायालय ने कुछ सोचकर ही इस पर फैसला दिया है। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूं कि अगर 2 संशोधन हो जाता है कि अगर कोई झूठा आरोप लगाए तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो और दूसरी बात की इसमें स्वर्ण का भी एक प्रतिनिधि रहे तो निश्चित रूप से ये कानून समानता की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया एक अद्भुत कदम था। इसका मैं अभी भी समर्थन कर रहा हूं। गुरु रहमान जी, इसका मतलब ये है कि नियम वक्त के साथ साथ बदलाव के तौर पर आने चाहिए, लेकिन उन नियमों में किसी के हितों की अनदेखी ना हो जाए, इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ जी जी, यही तो कह रहा हूँ मैडम कि मैं इसमें अगर कोई मान ले किसी को झूठा केस में फंसाता है तो उसकी गहराई से जांच हो और जो झूठा केस में फंसा है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो और साथ ही साथ इसमें जो कमेटी है, कमेटी में एक ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति को रखा जाए जो उसकी जांच करे। अदरवाइज इक्वलिटी और इक्विटी के दिशा में जो यूजीसी का एक्ट है और माननीय प्रधानमंत्री ने जो एक्ट लाया है उस स्वागत योग है, इसको स्वागत करना चाहिए। पता नहीं क्यों हो हल्ला ये लोग कर रहा है। अगर समानता आ ही जाती है सारे वर्गों के बीच में तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों यूनिवर्सिटी में हम किसी के साथ जन्म के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करें? ये गलत है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसको तहे दिल से हम स्वीकार कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इस तरह की इक्वलिटी बिल इसमें संशोधन के साथ यूजीसी लागू करे। बिल्कुल। और गुरु रहमान जी, चूंकि कोर्ट ने तो बहुत साफ टिप्पणी की है कि भाई आजादी कितने साल बीत गए लेकिन हम आज भी जातिगत भेदभाव के उस दंश से ही जूझ रहे हैं जिसे अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। यही
तो मैं कह रहा हूँ कि आजादी के 77 साल बाद भी आज भी जातिगत भावना है। आज भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किया जाता है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मैंने इस बात को देखा है। बिना देखे मैं नहीं कर सकता। मैं स्वर्ण हूँ, स्वर्ण होने के बावजूद अगर इस तरह की मैं बात कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से। और सुन लीजिए मैडम, एक बात स्पष्ट है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं हृदय स्वागत करता हूँ उसके आदेश का, लेकिन इतना बात तय है कि यह एक्ट जैसे ही लागू होगा संशोधन के साथ, वैसे पूरे यूनिवर्सिटी में जो भी पहले से अलगाववाद थी, जो भेदभाव था, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा और समानता की दिशा में यह मानने। बिल्कुल उसी समानता की बात की जा रही है। रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर जो लीगल एमनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है। लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। सर सीजीआई की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी की गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होगी कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन, जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जर्नल कास्ट हम लोग कहते हैं। और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक सूर्या मैथिल जुड़ चुके हैं। सूर्या जी, इस पूरे टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट की और फिलहाल इस फैसले को जिसमें उन्होंने नए नियम पर फिलहाल रोक लगा दी है, कैसे देख रहे हैं? पहले तो आपको और पूरे बिहार को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज विजय का दिन है। विजय का दिन इसलिए है क्योंकि जो समाज स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा देशभक्त समाज रहा हो, जिसके कारण इस देश का संविधान सदैव सुरक्षित रहा है और संपन्न रहा है, उस समाज को काटने की बात जब आई है, उस पर रोक लगाकर आज करोड़ों सामान्य वर्ग के छात्रों के भविष्य पर जो एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम यूजीसी ने किया था, उससे आज हमें एक सुरक्षा कवच मिला है। सूर्या जी, आपत्ति किस बात पर थी? क्या इसमें नियम और संशोधित होने चाहिए थे, ज्यादा स्पष्ट होने चाहिए थे? एक वर्ग जो अपने आप को इससे वंचित समझ रहा था या वो अपने अधिकारों का हनन देख रहा था, उन्हें जोड़ दिया जाना चाहिए था? आपत्ति किस बात पर? देखिए, आपत्ति बहुत स्पष्ट थी कि हम इस जो अमेंडमेंट है इसमें नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे थे। नेचुरल जस्टिस अर्थात यदि किसी भी दूसरे वर्ग के छात्र ने सामान्य वर्ग के छात्र के ऊपर कोई भी आरोप लगाया और जब वो जो समिति है समतामूलक समिति, वो समिति उसके तथ्यों की जांच करेगी। जांच करने के बाद यदि आरोप लगाने वाला छात्र झूठा पाया जाता है, कंप्लेंट झूठी पाई जाती है, तो इस बिल में कहीं पर भी उस झूठी कंप्लेंट करने वाले छात्र। कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं, उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। मेन काउंसिल नहीं है। तो बिल्कुल 19 मार्च को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी, लेकिन तब तक उस नए आदेश के लागू होने से पहले 2012 का ही नियम लागू रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। अंशुमन छात्र नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमन, चूंकि कोर्ट ने ये कहा कि भाई इतना वक्त हो गया
और इतने वक्त के बाद भी जातिगत भेदभाव से ही हम जूझ रहे हैं, तो इस लिहाज से ये अस्पष्ट नियम है, इसको स्पष्ट होने की जरूरत है। सच बात है कि कल भी हमने इस बात को बोला था कि अगर कोई आदमी कहता है कि 10 व्यक्ति जो है 90 व्यक्ति को सता रहा है, जबकि हमारी आबादी अन्य लोगों के आबादी से बहुत शून्य है, और हम कैसे क्या कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम समाज में वैसे काम नहीं कर सकते क्योंकि हमको माना जाता है कि बुद्धिजीवी और एक समाज में नई प्रगतिशील विचारधारा वाला व्यक्ति वो कभी वैसे काम कर ही नहीं सकता है। इसके बाद है कि सिर्फ भारत में अब एक यही बच गया है कि जिसकी ज्यादा संख्या होगी वही सब कुछ है, बाकी इस कम लोगों को कुचल दिया जा रहा है, चाहे राजनीतिक रूप से हो चाहे सामाजिक तरीके से हो। और इन कुचलने के कारण जो है एक समानता का द्वेष लाकर इस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों में नहीं अंशुमन जी, अंशुमन सवाल तो ये है कि गलत करने वाला किसी भी वर्ग से हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि जो SC ST या OBC से होंगे उनके साथ गलत नहीं होता है। अगर गलत करने वाला है तो क्यों ना उस कमेटी में उस चीज को रखा गया कि नहीं भाई वो जो आदमी समाज का है, जो आदमी अगर गलत किया है तो उस पर भी कार्रवाई हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि बुरे आदमी किसी समाज और वर्ग के नहीं होते हैं, है ना। बिल्कुल वो अस्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि अंशुमन आप भी इस बात को मानेंगे कि किसी के भी हित की, अगर किसी के भी हित की अवहेलना होती है या उसके हितों की अनदेखी होती है तो ये अनुचित है। तो हर वर्ग का प्रतिनिधित्व, हर वर्ग को सुरक्षा मिले, ये जरूरी था। फिर मेरे वर्ग को इसमें ना तो प्रतिनिधित्व मिली ना तो कोई है, सब लोग को वंचित किया गया। तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे वर्ग वाले हमें सही डिसीजन दे पाएंगे? हमें पूछना है कि उसमें सवर्णों को क्यों नहीं रखा गया, क्या ये विचारणीय योग्य शब्द नहीं थे? बिल्कुल, गुरु रहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरु रहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरु रहमान, अंशुमन जो कह रहे हैं संभवतः आप उसे सुन भी पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। एक वर्ग ये कह रहा है कि अगर आरोप लगाने वाला शख्स अपने आरोप को साबित नहीं कर पाता है या फिर वो गलत साबित हो जाता है तो कार्रवाई उस पर क्यों ना हो, उसे किस नियम के तहत ये एक्सक्यूज दे दिया जाए कि नहीं ठीक है भाई आपने लगाया तो चलेगा, दूसरा वर्ग लगा रहा हो तो ये अनुचित है। तो मैडम वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें संशोधन होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए कि जो आरोप गलत लगा रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, उसकी जांच होनी चाहिए। और कमेटी में एक उच्च वर्ग का या स्वर्ण वर्ग का लोग एक जरूर हो जो निष्पक्ष जांच करे। लेकिन अंशुमन कह रहे हैं कि 10% लोग ही प्रगतिशील है, तो हमारे भारत का संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर क्या ये 10% में से थे? ये बात क्यों अंशुमन इस बात को इनकार कर रहे हैं? मैं खुद स्वर्ण हूँ और मैं इस बात को अच्छी तरह जान रहा हूँ कि 10% और 90% की बात नहीं है। महाभारत में 5 लोगों ने मिलकर 100 लोगों को पराजित किया। अगर इस तरह की बात मत करें। संख्या के आधार पर शोषण नहीं होता है, शोषण होता है पावर के आधार पर, शोषण होता है जात के आधार पर, शोषण होता है आपको एजुकेशन के आधार पर, शोषण होता है आपको पोस्ट के आधार पर। मैं कह रहा हूँ कि 100% इसमें एक तो आपको जो गलत आरोप लगाए उसके विरुद्ध गहराई से जांच होनी चाहिए। दूसरी बात जो कमेटी है उसमें कमेटी में एक निष्पक्ष व्यक्ति स्वर्ण को ही उसको रखा जाए। बिल्कुल, सूर्या मैथिल भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सूर्या मैथिल, अब इसके एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पर बातचीत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से कह दिया कि कमेटी बनाइए भाई, कमेटी में सभी का प्रतिनिधित्व हो, जिस बात पर आशंका है उस आशंका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हामी एक तरीके से भरी है कि हाँ अनुचित हो सकता है, इसकी आशंका दिखती है। तो क्या अब इस कमेटी के बनने के बाद ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी, ऐसा विश्वास रखा जाए? बिल्कुल, हमारी जो मांगे हैं यदि सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया है तो अब हमें विश्वास है कि न्याय होगा, क्योंकि अब ये जो भी बिल है कसौटी पे कसा जाएगा, कमेटी इसके ऊपर विवेचना करेगी और जो हमारी मांगे हैं कि झूठा आरोपी कोई होगा उस पर कार्रवाई हो। दूसरी चीज, समता कमेटी के अंदर जिस प्रकार से SC ST महिला, दिव्यांग और OBC को रखा गया है, साथ में सामान्य वर्ग का छात्र भी होना चाहिए उसके अंदर। और एक और चीज, यदि कोई व्यक्ति आरोप लगाता है तो उसकी जो पहचान है वो गुप्त ना रखी जाए, क्योंकि वो छात्रों के बीच में एक प्रकार से क्यूरियोसिटी जनरेट होती है, कोई उसका मिसयूज कर सकता है, आरोप भी लगाएगा, गोपनीयता भी रहेगी, तो पता नहीं चलेगा कि किसके प्रति हमने क्या बात कही और क्या नहीं कही है, किसने किसके आरोप पे हमारे ऊपर जांच हो रही है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि स्पष्ट रूप से बदलनी चाहिए, और अगर ये बदलती हैं तो हम इस बिल का स्वागत करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि सामान्य समाज जो है वो बिगर आरक्षण की बैसाखियों के अपने आप में आज तक
सुपर पावर की तरह दौड़ रहा है, तीव्र गति से दौड़ रहा है। और हम लोग समाज की दिशा और नीति तय करते हैं। हम लोगों को किसी प्रकार की कोई खैरात नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बराबरी का दर्जा चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है। बिल्कुल, अंशुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमन, चूंकि गुरु रहमान भी ये कह रहे हैं या फिर तमाम जो शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि भाई अनुचित होता है, ऐसा नहीं है कि आप शैक्षणिक संस्थानों में जब जाएंगे तो इस तरह के भेदभाव नहीं दिखते हैं। भेदभाव को दूर किए जाने की तरफ कदम बढ़े ये तो जरूरी है, लेकिन उस कदम को आगे बढ़ाने में किसी के हित की अनदेखी हो जाए ये अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी तरफ इशारा किया। बिल्कुल, किसी भी छात्र अगर यही चीजें अगर बाहर जाती है तो आगे ऊंचाई पर अगर कोई राजनीति करते हैं तो जिस देश में सिर्फ वोट बैंक के ही आधार पर लोगों को चुना जाता है, जिस क्षेत्र में आप देख रहे हैं ना, समाज में इतनी गंदगी है कि अगर जिसकी जाति जहां हो उसी को पार्टी में टिकट दिया जाता है क्योंकि तुम जीत करके आओगे। तो मानसिक रूप से तो वहीं से तो ये सब चीज अनाप शनाप समाज में विद्वेष पैदा करने का भावना लोगों में आती है। और मैं शिक्षा संस्थानों में कह देता हूं कि जो जहां भी है तो सभी वर्गों को, सभी अधिकारियों, सभी लोगों को, सभी रिलीजियंस को भी रखा जाए। यानी कि जो इक्विटी कमेटी की बात आ रही है उसमें अगर सवर्णों का प्रतिनिधित्व हो जाए तो फिर ठीक है। बिल्कुल, उसकी बात को तो सुना जाएगा ना कि अच्छा या गलत है, उसकी भी तो आवाज सुनेगा ना। इसमें तो उसको सीधे गायब कर दिया गया और एक सवर्ण को लोगों ने विलन बना दिया है ना, कि यही करते हैं सब। तो ये तो अनुचित है ना। ये समानता गुरु रहमान, क्या आपको नहीं लगता है कि जब इस नए नियम को लाया गया होगा तो इन पहलुओं पर विचार किए बगैर लाया गया होगा? और अगर विचार करने के बाद केंद्र सरकार इस नए नियम को लेकर आई तो आखिर सवर्ण उसमें एक वर्ग छूट कैसे गया? मैडम एक बात सुन लीजिए, दिव्यांग हो, महिला हो या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति का हो, उसके विरुद्ध हमारे यहाँ आईपीसी सीआरपीसी जो बीएनएस में बदल गया उसके लिए कानून है। और जहां तक बात कर रहे थे वो राजनीतिक विश्लेषक और अंशुमन बात कर रहे कि हम 10% लोग प्रगतिशील है, हम 10% लोग देश को बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को खैरात नहीं चाहिए। तो अगर ऐसी बात है तो मैं खुद स्वर्ण जाति का हूँ, ये 10% हम लोगों को जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला उसको छोड़ दें। इस तरह की बात करने की कोई तुक ही नहीं है। लेकिन गुरु रहमान, उस 10% में भी गरीबी रेखा से नीचे के लोग भी हैं, आखिर उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है। और लेकिन ये जो नया एक्ट आया था इसमें रैगिंग की डिफिनीशन ही गायब कर दी थी। तो इस रेगुलेशन में कमी तो थी। और रैगिंग अगर होती किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे की, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कहीं शिकायत करने का, क्योंकि उसको क्रॉस केस का डर होता कि भाई ये हमारे खिलाफ कह देंगे कि इन्होंने कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी हमारे अगेंस्ट की है। इक्विटी स्क्वाड के पास ये है कि भाई अगर SC/ST का कोई भी शिकायत आता है उसको कंप्लेन करनी है पुलिस को, तो पता चला जो पढ़ने गया पहले दिन वो जेल पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक ड्रैकोनियन लॉ था। ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1872 जैसा था, जहाँ कुछ जातियों को मान लिया गया था अपराधी था। इस रेगुलेशन ने मान लिया था कि जनरल कैटेगरी के बच्चे अपराधी हैं। इसी के खिलाफ आज हम आए थे। ईश्वर की कृपा है, महात्मा गांधी के आशीर्वाद, हमने निकलते ही महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद आज मांगा है। आज उनकी ही कृपा से सत्य की जीत हुई है। सत्यम जी, अब अगली तारीख कब मिली है? अगली तारीख 19 मार्च की है। 19 मार्च की होगी, ठीक है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया? केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार को इशारा कर दिया गया है कि आप इसमें सलाह लीजिए, इसमें और विद्वानों से करिए, और ये नहीं चलेगा रेगुलेशन। और ये रेगुलेशन जाएगा, हमारी कोशिश है ये रेगुलेशन पूरा जाए। हम इसमें अमेंडमेंट से नहीं, ये पूरा रेगुलेशन जाए और ऐसा कानून बने जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे को फाल्सली इम्प्लीकेट करने का कोई भी चांस स्कोप ना हो। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टी जो उनके प्रवक्ता बैठे हैं बच्चों को फंसाने के लिए। और पर्टिकुलरली देखिए, हम कास्टलेस सोसाइटी चाहते हैं। अगर आप अभी किसी यूनिवर्सिटी कैंपस किसी हॉस्टल में चले जाएं, ठंडियों का सीजन चल रहा है, एक ही रजाई में जनरल और OBC का बच्चा बैठा हुआ मिल जाएगा आपको। आपने ऐसा बना दिया कि जैसे जी यूनिवर्सिटी डिवाइडेड है। मतलब क्या सोचा इन्होंने, खैर ईश्वर जाने। ठीक है। तो बिल्कुल कोर्ट के इस टिप्पणी को केंद्र सरकार की तरफ से अब कमेटी के बनाने के साथ ही इन नियमों को कैसे ध्यान में रखा जाए इस पर फोकस करने की जरूरत है। यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। इस तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि भाई शैक्षणिक संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए, आपका दायित्व तो ये बनता है, आप किसी एक वर्ग को अलग थलग नहीं कर सकते हैं। उसके हित किसके पास सदेंगे, कि वो किसके पास जाएगा? यूजीसी रेगुलेशन रद्द करने की मांग। हालांकि
सीधे तरीके से जिसमें की गई थी। कोर्ट ने ये कहा कि भाई एक कमेटी बनाइए, उस कमेटी में सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़े हुए हैं, गुरु रहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और गुरु रहमान, मेरा सवाल ये था कि आपने कहा कि भाई अगर सक्षम है ये वर्ग, जैसा अंशुमन कह रहे हैं, या फिर सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई हमें खैरात की जरूरत नहीं है, लेकिन उस वर्ग में भी जो गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनके लिए तो ये ईडब्ल्यूएस है। हाँ तो मैडम, मैं इनकी बात पर मैंने इस बात का रिएक्शन दिया। मैं ईडब्ल्यूएस का विरोधी नहीं हूँ, मैं खुद स्वर्ण जाति से हूँ। मैं कह रहा हूँ कि प्रगतिशील मानसिकता केवल 10% लोगों की नहीं है, 90% लोगों में भी प्रगतिशील मानसिकता है। मानसिक क्षितिज का विकास पढ़ाई से होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान लिखा, गांधी जी की जय कह रहे तो गांधी जी भी एक ओबीसी कैटेगरी के थे। गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई, वो प्रगतिशील नहीं थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें संशोधन हो, और संशोधन के बाद इस कानून को लागू किया जाना जरूरी है। मंडल कमीशन के बाद क्या मंडल कमीशन में ओबीसी को नहीं है? मंडल कमीशन के बाद क्या समान वर्ग का लड़का और ओबीसी का बच्चा? बिल्कुल, और इसीलिए अब